जो मज़दूरों का मुद्दा है, तकरीबन 2 महीने बाद भी लगातार आप देख रहे होंगे अपने आसपास, घर के आसपास जो मुख्य सड़कें होंगे वहाँ से लगातार अब भी देश के कोने-कोने से मज़दूर गुज़र रहे हैं और मज़दूरों की परेशानी अभी भी कम नहीं हुई है। कुछ राज्य हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा मज़दूर आते हैं, उनमें दिल्ली है, महाराष्ट्र है, साउथ के कुछ इलाके हैं। दिल्ली ख़ास तौर पे केंद्र में रहता है क्योंकि दिल्ली एक ऐसी जगह है जहाँ देश के तमाम हिस्सों से मज़दूर आते हैं और जो छोटे-छोटे वर्कर होते हैं, छोटे-छोटे कामों में लगे हुए लोग रहते हैं, जो प्रवासी श्रमिक जिनको कह सकते हैं, वो लोग आते हैं और उनकी तादाद दिल्ली में लाखों में है। ऑटो चलाने वाले लोग हैं, रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं। ऐसे में दिल्ली में देश के कोने-कोने से जो लोग आए हैं, उनके लिए दिल्ली सरकार ने क्या किया है और अभी स्थिति क्या है? इन तमाम मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ है राजेंद्र पाल गौतम जी। राजेंद्र पाल गौतम जी दिल्ली सरकार में मिनिस्टर हैं और जो समाज का जो निचला तबका है उसके दुख दर्द से भी सर का साफ कर रहा है, उनकी तकलीफ़ों को वो अपनी तकलीफ़ मानते हैं। सर, दिल्ली में क्या स्थिति है अभी? क्योंकि दिल्ली में एक केंद्र है देश का और सबकी निगाहें भी रहती हैं और तमाम जो मज़दूर गुजरे, जो तस्वीरें आई उसमें शुरुआती दिनों में दिल्ली की तस्वीरें सबसे ज़्यादा भयावह थी जब लोग लाखों सड़कों पे चल रहे थे। अभी इन 2 महीनों के लॉकडाउन के बाद आज ही क्या स्थिति है? किस तरीके से आप लोग संभाल रहे हैं? देखिए, दिल्ली के अंदर कई सारे स्कूलों को शेल्टर होम के रूप में तब्दील किया है और करीब 10 लाख लोगों को रोज़ सुबह शाम हम लोग खाना दे रहे हैं। 70 लाख लोगों को हमने राशन कार्ड से राशन दिया है। 30 लाख लोगों को हमने ई कूपन से हम लोग राशन दे रहे हैं और राशन के साथ साथ 10 लाख लोगों को खाना दे रहे हैं। अब जो लोग मज़दूर दिल्ली में काफ़ी मात्रा में हैं, पूर्वांचल से, बिहार से, मध्य प्रदेश से, दिल्ली के अंदर कम से कम 25 से 30 लाख लोग इस तरह के हैं जिन्होंने छोटे मोटा अपना मकान बना लिया, वो तो नहीं जा रहे हैं। लेकिन कम से कम 8-10 लाख लोग ऐसे हैं जो किराए पे थे और किराया, चूँकि काम धंधे सबके बंद हो गए, तो वो लोग अब उनको लग रहा है कि यार कोरोना कंट्रोल होना मुश्किल है, चूँकि जो WHO की जो स्टेटमेंट आई है और केंद्र की भी स्टेटमेंट आई है और मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि, और ये सच भी है कि अब इसके साथ ही हमें जीना है जब तक कि कोई वैक्सीनेशन आता है। वैक्सीन आने से पहले इसके साथ जीना, चूँकि आर्थिक गतिविधि चलानी पड़ेंगी। काम बंद करके लोगों की तनख्वाह भी नहीं दे पाएंगे, फिर ये जो राशन और ये सब के लिए भी पैसा चाहिए, तो ये तभी मिलेगा जब आर्थिक गतिविधियाँ चलेंगी। तो परिस्थिति ऐसी बन गई है कि लोगों को, मज़दूरों को ये लग रहा है कि भाई चाहे जब काम सब नॉर्मल होगा, काम शुरू हो जाएंगे, फिर हम वापस आएँ, फ़िलहाल तो घर जाना है। अब हमने कहा रुक जाइए, हम गतिविधि खोल रहे हैं, आपको काम भी मिलेगा, लेकिन मतलब जिनके मकान हैं अपने छोटे मोटे बना लिए, वो लोग तो नहीं जा रहे, वो तो रह ही रहे सर, दिल्ली में। लोगों में भरोसा क्यों नहीं हो रहा है सरकारों के प्रति कि वो रुक जाएं? चाहे मैं दिल्ली की सिर्फ बात नहीं कर रहा हूँ, दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, तमाम देश के तमाम हिस्सों से लोग निकल पड़े हैं, तो भरोसा क्यों नहीं सरकारें बना पाएंगी? लोगों में एक चीज़ बैठ गई है कि भाई कैसे भी हो, बस एक बार घर जाना है। जैसे एक होता है ना, जैसे आप ही सपोज़ करो कहीं बाहर चले जाएं घूमने, या हम चले जाएं, या काम पे चले जाएं, काम से चले जाएं, काम बंद हो जाए और बीमारी एकदम से फैल जाए, अपने परिवार से दूर तो उस वक्त ये लगता है कि यार अपने बच्चों में, अपने माँ बाप के पास चलना है। तो वो एक पूरे देश के मज़दूरों में ही हो गया कि घर जाना है, बस अपने माँ बाप के पास पहुँचना है, बच्चों के पास पहुँचना है। और उसी और जो लोग किराए पे थे उनको भी ये लग रहा है कि यार यहाँ से तो गांव में जो जैसे फसल कटती है, साल भर का अनाज भी हो जाता है, तो वैसे भी लोग मार्च अप्रैल के महीने में हर साल गांव जाते ही हैं 2-3 महीने के लिए। तो वो भी कारण है। तो वो सब लेके ये था कि भाई गांव जाके किसी तरीके से अपना एक दिल्ली में सर अभी कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है जाने के लिए, उनकी संख्या क्या है और उनको भेजने के लिए किस तरीके के इंतज़ाम कर रहे हैं आप लोग? दिल्ली में 4 लाख लोगों ने अभी रजिस्ट्रेशन कराया है, जिसमें से लगभग 60,000 लोगों को हम भेज चुके हैं और आज भी कई हज़ार लोग जा रहे हैं। हमने और भी अधिक ट्रेन मांगी है, हमने कहा है 50 से 100 के बीच ट्रेन हमें डेली दे दो, तो 5-6 दिन में, सप्ते में हम लोग दिल्ली से सभी मज़दूरों को उनके घर भेज पाएंगे। उनका किराए का जो पैसा दिल्ली सरकार को जो जमा करना है, या जो कंसर्न स्टेट नहीं कर रहा, तो हम लोग उस पैसे को भी जमा कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उन लोगों को उनके घर तक हम लोग 1 हफ्ते के अंदर पहुंचा दें। तब तक उनकी स्क्रीनिंग का काम, उनका रजिस्ट्रेशन का काम, उनके खाने का, वो सारा हम लोग अपने डीएम्स के माध्यम से सभी डिस्ट्रिक्ट में हम लोग कर रहे हैं। और सर, ये अभी जो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, जो तमाम नंबर, जैसे हम लोगों के पास भी लोगों के
फ़ोन आते हैं कि हम लोग नंबरों पे फ़ोन कर रहे हैं तो नंबर उठ नहीं रहे हैं या फिर बिज़ी रह रहे हैं, तो बहुत लोग हैं जो अभी लाइन में रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, जा रहे हैं, तो उनके लिए किस तरीके की व्यवस्था है? कोई और सुविधा दिल्ली गवर्नमेंट ने उपलब्ध कराई है उन नंबरों के अलावा, कोई ईमेल या फिर इस तरह की चीज़ें? नहीं, वो हमने ना फ़ोन पे नहीं हो रहा है वो रजिस्ट्रेशन, वो तो उनको ऑनलाइन करना है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लगातार चल रहा है, तभी तो 4 लाख लोगों ने रजिस्टर्ड कर दिया। कोई अगर ऑनलाइन नहीं चल रहा होता तो नहीं हो पाते। साथ में डीएम्स को भी हिदायत है कि अगर कोई ऐसे लोग मिलते हैं जो लोग नहीं जानते तो उनकी मदद करनी है रजिस्ट्रेशन कराने में। सर, दिल्ली में अचानक से मामले बढ़ने लगे हैं। शुरू में तो ठीक था, लेकिन हाल के दिनों में पिछले अगर 1 महीने को देखा जाए तो दिल्ली में बहुत तेज़ी से मामले बढ़े हैं। इस बीच में दिल्ली ही पहला ऐसा राज्य है जिसने अचानक से सारी चीज़ें खोल दी। तो क्या वो फैसला ठीक था या फिर जल्दीबाजी थी? नहीं नहीं, एक्चुअली मामले उतने जो नहीं बढ़े हैं, बल्कि टेस्ट ज़्यादा कर रहे हैं हम लोग। बाकी राज्यों की तुलना में आप देखेंगे तो दिल्ली पूरे देश में सबसे ज़्यादा टेस्ट कर रहा है। अब जब टेस्ट ज़्यादा लोगों के होंगे तो निश्चित तौर पे जिनको है वो आंकड़े में दिखाई देता है। लेकिन आप ये भी तो देखो कि कितने टेस्ट हम कर रहे हैं, उस हिसाब से कुछ ज़्यादा परसेंटेज नहीं है। लेकिन अगर आर्थिक गतिविधि बंद रखते हैं तो शायद उससे ज़्यादा लोग दूसरे कारणों से जान गंवा देंगे अपनी। सर, जब लॉकडाउन हुआ था, जब प्रधानमंत्री ने आके घोषणा की थी, तो क्या उस दौरान राज्यों को लिया गया था अपने कॉन्फिडेंस में, या फिर चीज़ें सब अचानक हो गई थी जिस तरीके से व्यवस्था फैली? देखिए, प्रधानमंत्री जी की वो आदत नहीं है राज्यों से सलाह लेके घोषणा करने की। इनिशियली तो जो लॉकडाउन किया वो तो सेंटर ने एकदम से टीवी पे आके प्रधानमंत्री जी ने किया है, कोई किसी से सलाह नहीं ली। अब जो है, जब से लॉकडाउन के बाद प्रधानमंत्री जी ने सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करना शुरू किया है, तब से उनसे पूछ रहे हैं वो अपने, लेकिन अल्टीमेटली डिसीजन सेंटर लेता है। हाँ, इस बार के लॉकडाउन में ज़रूर उन्होंने काफ़ी चीज़ें स्टेट गवर्नमेंट्स पे छोड़ी हैं कि आप खुद डिसाइड करें कौन सा कंटेनमेंट जोन रेड होगा, कौन सा ग्रीन होगा, कौन सा ऑरेंज होगा। तो अब ज़रूर कुछ चीज़ें उन्होंने सरकारों पे छोड़ी हैं, अदरवाइज़ तो जो अल्टीमेट जो डिसीजंस होते थे वो सेंटर ही लेता था। सर, मेरा आखिरी सवाल है, आगे की चुनौतियाँ क्या हैं अभी लोगों को जो भेजने में आ रही हैं, और किस तरीके से सारी चीज़ें आप लोग करेंगे? एक तो चुनौती है कि सरकार से जो हमने ट्रेन मांगी, अगर वो ज़्यादा मात्रा में मिल जाती है तो उस चुनौती से, अभी जैसे शुरू में हम 12 ट्रेन भेज रहे थे, आज 50 के करीब ट्रेन आज जा रही है। सिर्फ दिल्ली गवर्नमेंट में? हाँ, तो दिल्ली से जो जा रही हैं, तो अब तो हम ये कह रहे हैं कि हमें एक हफ्ते तक आप 50 से 100 के बीच ट्रेनें दे दो, ताकि ये सब लोगों को हम लोग हफ्ते भर के अंदर उनके घर भेज पाएँ। तो ये चुनौती पूरी हो जाएगी अगर वो हमें मदद मिल जाती है, और शायद मिल जाए। और इसके साथ साथ दूसरी चुनौती है कि चूँकि अब जांच ज़्यादा हो रही है और ये जो खुला है, तो लोग खासतौर पर जो कॉलोनीज़ होती हैं वहाँ उतना केयर नहीं करते। अगर लोग मुंह पे मास्क रखें, जब भी घर से बाहर निकले मुंह पे मास्क रखें, और कुछ चीज़ टच करते हैं तो हाथ को सैनिटाइज़ कर लें, ऑफिस में जाते तो ऑफिस भी उनको सैनिटाइज़ कराया जाए, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें, तो मैं समझता हूँ 90 से 95% तक हम लोग कोरोना को रोकने में सफल होंगे। जो एक कम्युनिटी में जो स्प्रेड होता है उसको रोकने में हम लोग सफल होंगे। दूसरी तरफ ये आर्थिक गतिविधियां चलाना ज़रूरी है। अगर नहीं करते तो शायद अगले महीने की भी कर्मचारियों को तनख्वाह देना मुश्किल हो जाएगा। इसके साथ साथ जो 10 लाख लोगों को खाना भी देना भी ज़रूरी है, क्योंकि सरकार को मदद तब तक करनी पड़ेगी जब तक सब धीरे धीरे स्थिति सामान्य ना बन जाए। तो इसलिए आर्थिक गतिविधियों का तो चलाना ज़रूरी है। अगर आर्थिक गतिविधि नहीं चलाएंगे तो पता लगा इतना लोग कोरोना से नहीं मरे जितने लोग भूख से देश के अलग अलग हिस्सों में मर जाएंगे। सर, आपने वो फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात कही, सरकार सोशल डिस्टेंसिंग कहती आ रही है शुरू से, और एक डिस्कशन शुरू हो गया कि और दुनिया भर में इसको फिजिकल डिस्टेंसिंग कहा जा रहा है। तो आप व्यक्तिगत तौर पे, जो सरकार ने ये सिगुफा छोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग, जबकि दुनिया भर में फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात हो रही थी, आप कैसे देखते हैं उसको? मुझे लगता है दोनों का अपना महत्व है, लेकिन फिजिकल डिस्टेंसिंग इम्पोर्टेंट है। सोशल डिस्टेंसिंग तो ये हो गया कि सामाजिक रूप से इकट्ठे भीड़ में ना हो, लेकिन अगर आप उतने ज़्यादा नहीं हो रहे, 20 हो रहे हो, 10 हो रहे हो और इकट्ठे चिपक के खड़े हो, तो भी बीमारी फैलेगी। एक्चुअल जो वर्ड है, समाज से दूरी नहीं बनानी है, व्यक्ति दूर खड़े होकर बात करे, दूर खड़े होकर अपने कामकाज को अंजाम दे, तो बेसिकली सही एक्यूरेट जो वर्ड है मेरे हिसाब से वो फिजिकल डिस्टेंसिंग है।
सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, समाज से थोड़ा ना कटना है, समाज से तो जुड़ के रहना है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में एक दूसरे के दुख दर्द में भी शामिल होना होता है। तो मैं समझता हूँ फिजिकल डिस्टेंसिंग ज़्यादा एप्रोप्रिएट वर्ड है। तो राजेंद्र पाल गौतम जी को सुना आपने, तमाम चुनौतियां अभी दिल्ली सरकार के सामने हैं और वो लोग लगातार, जैसा कि सर बता रहे थे, लगे हुए हैं कि लोगों को उनके घरों तक पहुंचा दिया जाए। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं अशोक दास, दलित दस्तक। हर महीने आपको बहुजन आंदोलन के इतिहास की जानकारी देने वाला बहुजन कैलेंडर। संपर्क करिए 9013942612 या फिर 01141427518 पर, या फिर ईमेल करिए dalitdastak@gmail.com। दलित दस्तक आपका अपना चैनल है। यह चैनल आपकी आवाज़ उठाने के लिए है। इसको जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं। बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक करें।